नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले कई दिनों से हमने बाकीलाल सीरीज को छोड़कर नई नई सीरीज को शुरू किया था और इस सीरीज में हम कॉमिक्स अपलोड नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नई कॉमिक्स जो कि हंसी से भरपूर, एक्शन से भरपूर है। बाकीलाल और चमत्कारी पेड़। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विक्रम सिंह और बाकीलाल। जब भी कोई नगर देखूं मेरा दिल दीवाना, बोले यही है विशालगढ़ बांके बांके। ये तो कोई छोटा सा नगर है मोटे, मतलब महाराज। मेरे विचार से यहाँ रुककर समय व्यर्थ ना करना चाहिए और हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। तुम्हारा कहना ठीक है। तो मेरे प्यारे बाकीलाल, ये देखने में क्या जाता है कि यहाँ इतनी लंबी भीड़ क्यों लगी है। महाराज, भीड़ तो सिर्फ दो ही कारणों से लगती है, जब कोई मर जाए या किसी राजा की सवारी निकले। ये भीड़ क्यों लगी है, चलो आओ देखते हैं। भैया, ये भीड़ क्यों लगी है, बताइए। तुम्हें नहीं पता? तब तो तुम निश्चित ही इस छोटा नगर में नए आए हो। छोटा नगर में जरूर नए हैं, मगर इस दुनिया में नहीं। अब बताओ भीड़ क्यों लगी है। तो फिर सुनो। श्री 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 1008 गुणा 420 गुणा 840 नरसिम्हा विष्णु देवाय प्रभु धन करतार पूरे ढीठ बदमाश आया पाजी पाया घोर कलयुगी ज्योतिषी लंबे नाम जी महाराज पूरे 3 माह पश्चात भू समाज तोड़कर बाहर निकलेंगे। बाकीलाल, ये तो सचमुच कोई चमत्कारी बाबा दिखते हैं। इतना लंबा नाम मैं भी रख लूं, लोग मुझे भी चमत्कारी समझेंगे। ज्योतिषी लंबे नाम जी महाराज समाज से बाहर समाज से बाहर निकल रहे थे और भोले भाले नगरवासी भक्ति भाव से उनकी जय जयकार कर रहे थे। बोलो लंबे नाम महाराज की जय। हे कृपा निधान, हमारे कष्टों को दूर करें। क्या कष्ट है बच्चा। चमत्कारी लंबे नाम जी महाराज का शरीर एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर जा पहुंचा और कृपा निधान, मेरी मूछें नहीं है, जिस कारण मेरी बीवी मुझे मुचमुंडा वही मुचमुंडा कहकर चिढ़ाती है। बू जा बच्चा, तेरे आंगन में जो घास है उसे पीस कर उसका लेप लगा ले, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। बाकीलाल, अगर तुम्हारी बेबी ने ऐसा कहा होता तो मैं उसकी चुटिया काट कर अपनी मूछों पर लगा लेता। और अगर वो गंजी होती तो। तब अचानक विक्रम सिंह को सूझा एक विचार। ओ बाकीलाल, क्यों ना हम लंबे नाम जी महाराज से विशालगढ़ का पता पूछे। तब विशालगढ़, ओह, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें उत्तर दिशा में 7 समुद्र पार करने होंगे। 7 समुद्र पार है हमारा प्यारा विशालगढ़। ओह, तभी तो हम सोच रहे थे, हम नगर नगर भटक रहे हैं और विशालगढ़ नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वहां समुद्र था और जो हमने पार ही नहीं किया। हे कृपा निधान, आप तो अंतर्यामी हैं। विशालगढ़ में मौजूद मेरी पत्नी स्वर्णलता, मेरे पुत्र और वहाँ की जनता की खोज खबर दें। लंबे नाम जी महाराज तुरंत ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने कहना आरंभ किया। विशालगढ़, जिसकी बागडोर तुम्हारे बाद रानी स्वर्णलता ने संभाली है, लेकिन तुम्हारे वियोग में रानी स्वर्णलता यह जिम्मेदारी ठीक से ना निभा पाई। जब हृदय ही टूट गया तो हम जी कर क्या करेंगे। तुम्हारे वियोग में वो सूख कर तिनका हो गई हैं। महामंत्री धर्म सिंह रानी स्वर्णलता के दुख को समझते हैं, लेकिन वे विवश हैं वे इस रानी के दुख को कम करने में। सो जा राजकुमार, सो जा। रानी इस प्रकार गमगीन हो गई, प्रजा भी रानी के गम में सूख कर तिनका हो जाएगी। मुझे अभी उन तिनकों को विशालगढ़ झाड़ू बनाने के लिए व्यवस्था करनी होगी। बू व्यवस्था में हुई उस ढील का लाभ उठाने की चेष्टा में सेनापति मरखप टुइया टुइया हा हा हा। एक दिन मैं राज्य के पूर्ण सैन्य शक्ति को अपने काबू में लेऊंगा और रानी को मार कर बैठूंगा विशालगढ़ की गद्दी पर। इसी के साथ लंबे नाम जी महाराज ने अपना ध्यान भंग किया। अगला। बाकीलाल, हमारी प्यारी स्वर्णलता मेरे वियोग में कहीं मरखप ही ना जाए। वाह, फिर उसके वियोग में मरेगा मोटा मुच्छर और मेरा रास्ता साफ। उस मरखप को तो मैं देख ही लूंगा। राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल उत्तर दिशा में प्रस्थान कर विशाल नौका पर सवार हो गए। बाकीलाल, हम ठीक समय पर यहाँ पहुंचे, अन्यथा दूसरी नौका के लिए अगले माह यहाँ से चलती ये नौका और हमें 1 माह तक इंतजार करना पड़ता। हाँ, ये तो अच्छा हुआ।
वरना आपकी जिंदगी का 1 माह और लंबा हो जाता। उसी नौका में सवार थे छद्म रूप धरे डाकुओं का एक दल, जिसका नेतृत्व कर रहा था डाकू बलवान सिंह। नौका पर कई अमीर व्यापारी सवार हैं। सबको भोजन में जहर मिलाकर हम माल पर कब्जा कर लेंगे। निश्चित समय पर नौका ने वहां से प्रस्थान किया। विशाल गढ़ पहुंचते ही हम सबसे पहले अपने उस सेनापति मरकब की खैर खबर लेंगे बाकीलाल। हाँ, लेकिन जब मेरे धक्के से समुद्र में गिरकर मछलियों का भोजन बनने से बच जाएगा तब ना। खाना तो यात्री को परोसा जाने लगा। अभी सफर शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस बार हम कच्चे भोजन में ही मिला देंगे जहर। चलो भोजन कर ले। इस प्रकार आरंभ हुआ भोज। लेकिन ये क्या, बाकीलाल तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई दाल। ओह, दाल खत्म हो गई। भूख से हंतड़ियां बुलबुला रही हैं। इस कम वक्त ने बाकीलाल के पत्तल में टपकाई केवल दाल की 2-4 बूंदें। ओफो। फिर भात। ओह, भात पूरा हो गया, लेकिन सीखने के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बचे हुए खाने में तो हम इसे इतना खाना ही दे पाएंगे। ग्रर्र। और आ गई खीर। लेकिन ओह, खीर खत्म। इस मूंछ वाले की किस्मत में खीर खाना लिखा ही नहीं है। तो क्या, भरपेट खाना तो इसने खा ही लिया है। अब खीर नहीं खाएगा तो क्या भूखा मर जाएगा। सरप। काजू किशमिश बादाम। वाह, क्या खीर बनी है। आह, यम यम। इस प्रकार सब अपना भोजन समाप्त कर उठ खड़े हुए। बाकीलाल के साथ हुआ अन्याय। खाना लाओ, दौड़ा दौड़ा आया नौका का मालिक। बाकीलाल जी, नौका में लंबे सफर में खाना केवल एक बार ही मिलता है और 2 खाने से उल्टियाँ लगने के भय रहता है। मगर मुझे तो खाना मिला ही नहीं। अब मेरी आंतें बुलबुला रही हैं, मैं क्या करूं। ये झूठ बोलता है। हमने सभी यात्रियों को दाल भात और खीर परोसी है। इसके पत्थल में अभी भी झूठे हैं, देख लीजिए। मैंने और उससे ज्यादा खीर दी है इसे। बाकीलाल, तुम्हें अधिक भूख लगी थी तो मुझसे कह देते, मैं अपने भोजन का कुछ भाग तुम्हें दे देता। किंतु इस प्रकार झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाराज, मगर मैं तो। बाकीलाल की एक न सुनी गई और बेचारे बाकीलाल को भूखा ही रहना पड़ा। बाकीलाल का तन बदन आग से जलने लगा। ऐसा मजा चखाऊंगा कि सबको नानी याद आ जाएंगी। उधर डाकुओं को जिस सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा थी, वो उन्हें मिल गया। जल्दी करो, खाने के कोई सामान, कोई बोरी जहर मिलने से छूट ना पाए। सुबह नाश्ते के बाद सभी यात्री समुद्र की मछलियों के नाश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। हा हा हा। और तभी आहट सुनकर सभी डाकू भाग निकले और वहां प्रवेश किया बाकीलाल ने। यहीं रखी है खाने पीने की सभी वस्तुएं। उफ। चलती नौका में मुझे अपनी संतुलन बनाए रखना होगा ताकि मैं गिर ना पड़ूं। और यह है वो जगह जहां से समुद्र के लहरों के हवाले कर दूंगा ये सारे कचरे। लेकिन मैं अब नौका में मौजूद सारे खाद्य पदार्थों को उठाकर फेंक देता हूँ समुद्र में। अब देखूंगा कि सुबह सबको कहाँ से मिलता है नाश्ता। एक एक करके बाकीलाल ने सभी बोरियां फेंक दी समुद्र में। लेकिन अनाज से भरी आखिरी बोरी संतुलन न बनने के कारण गिर पड़ी और बाकीलाल बुरी तरह लड़खड़ाया और गिर पड़ा। आह। ओफ। इसी के साथ बाकीलाल की एक जूती भी उसके पांव से निकलकर ना जाने कहाँ चली गई। ओह, जूती के ढूंढने के चक्कर में पकड़ा जाऊंगा। अपनी ही चीख से बुरी तरह घबराया बाकीलाल बचकर भागा वहां से। लेकिन फलों का टोकरा भी उसके साथ था। ये फल तो मैं अपने साथ ले चलूं, वरना मुझे भूखा ही रहना होगा। इधर चीख की आवाज सुनकर सैनिक भी उसी दिशा में भागे। अरे, ये तो बाकीलाल है। इसके हाथ में थमा हुआ है फलों का टोकरा। बाकीलाल के पांव से निकली जूती मेरी गोदाम में। यह जूती तो बाकीलाल की है। सारा अनाज कहाँ गया। मजबूती से बंद की हुई खिड़की खुली कैसे है। मुझे तो लगता है यह शरारत बाकीलाल की है। और इधर धर दबोचा गया बाकीलाल। बाकीलाल, तुम्हें भरपेट खाना नहीं मिला तो तुमने नौका में लदे खाद्य सामग्री समुद्र में फेंक दिए। मगर मैंने भू मर गए बेटे बाके। बाकीलाल, तुमने ऐसा क्यों किया।
सभी उपस्थित यात्रियों की जान संकट में क्यों डाल दी, प्राण खतरे में क्यों डाल दिया। क्रोध से कांपते हुए आदेश दिया नौकर के मालिक गुलाम चंद ने। बाकीलाल को भी उठाकर फेंक दो समुद्र में, क्योंकि अगर ये हमारी नौका में रहा तो पता नहीं क्या क्या नुकसान पहुंचाएगा हम सबको पता नहीं कितनी मुसीबतों में डालेगा। शुक्र है कि यह फलों का टोकरा इस कम वक्त ने बचा लिया, वो ये मेरे काम आएगा। नहीं बचाओ, नहीं मेरे प्यारे बाकू को इतनी कड़ी सजा मत दो। लेकिन विक्रम सिंह के कुछ कर पाने से पूर्व ही बाकीलाल उछाला जा चुका था अथाह समुद्र की लहरों में। बचाओ! तभी नौका को एक तेज झटके के साथ रखे पक्षियों के पिंजरे अचानक खुल गए और ऑफ आह मरा। पूरे पक्षी कच्छ में छितरा गए, अनाजों पर झपट पड़े और फर्श पर गिरे अनाजों के दानों को चुनने लगे। ची ची, अरे बचाओ, अनाज तो नौका पर बस इतना ही बचा है। हम इन सुंदर पक्षियों को मार नहीं सकते क्योंकि ये बावला नगर के पक्षी हैं। लेकिन ये क्या, दाना चुगते चुगते ही कई पक्षी फर्श पर गिर पड़े और तड़पने लगे। इन्हें क्या हुआ? दाना चुगते चुगते तड़पने लगे। वैद्यराज को बुलाओ, इसमें तीक्ष्ण जहर मिला हुआ है। वैद्यनाथ जी जांच की, तब उन्हें पता चला कि इसमें जहर मिला हुआ है। क्या? मगर इसमें जहर मिलाएगा कौन? अब समझ में आया कि बांकीलाल ने सारी अनाज की बोरियां क्यों फेंक दी। विक्रम सिंह का समूचा शरीर जिस्म से लेकर ऊपर तक पूरा जिस्म क्रोध से लाल हो चुका था। इसका मतलब नौका पर कुछ गलत लोग भी सवार हैं, जिनका पता लगाने के लिए एक एक यात्री की तलाशी लेनी होगी। जिनके पास जहर की शीशी पाई जाएगी वही अपराधी हैं। इस प्रकार काबू में आ गया डाकू दल। ये जहर की शीशियां हैं। जहर की शीशियां? ओह, यही है असली अपराधी, पकड़ लो इन्हें। डाकू बलवान सिंह समेत अन्य डाकुओं के मुस्के भी तुरंत कस दी गईं। जब डाकू बलवान सिंह ने बताई हकीकत, हाय मेरा प्यारा बाकीलाल, भूखे पेट ही मछलियों का आहार बन गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमने एक निर्दोष की जान ले ली। डाकुओं की करतूत का पता चलते ही नौका के यात्रियों ने मिलकर सभी डाकुओं को उठाकर समुद्र में उछाल दिया। इनकी यही सजा है। डाकू में ये डाकू देखो समुद्र में समुद्रगिरी करने आए हैं। इनको यही नुकसान मिलना चाहिए। इन्हें भगाने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। भू, अगले जन्म में मैं समुद्री डाकू नहीं बनूंगा। और तब नौका को निकटवर्ती किसी राज्य को ले जाने के लिए सभी चर्चा करने लगे। नौका को किसी निकटवर्ती राज्य की ओर ले जाना होगा, जहां से अनाज और खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति हो सके, नहीं तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। बांके के मीना में विशालगढ़ के लोगों को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? अब मुझे नकाब पहनकर ही विशालगढ़ जाना होगा। भू। इधर बांकेलाल उछाले जाने के कारण आ गिरा समुद्र के विशाल कूड़े के ढेर पर। बचाओ भू, हे भोले शंकर, तूने समुद्र में पेड़ क्यों नहीं बनाए ताकि मछलियां पेड़ों पर भी रहती और उनका भोजन बनने के लिए मैं कम से कम बच तो जाता। किंतु पानी का स्पर्श ना पाकर बाकीलाल आंखें खोली और चौड़ पड़ा। ये क्या, मैं अभी तक क्यों नहीं डूबा? ओह, ये तो कचरे का ढेर है जिस पर मैं आकर गिरा हूँ। याहू, मैं फिलहाल बच गया। तब बाकीलाल ने कूड़े के ढेर में से खींच लिया बांस। इस बांस में अपनी जूती बांध दूंगा ताकि ये चप्पू का काम करे। बाकीलाल ने अपनी एक आखिरी बची जूती को बांधकर बना दिया चप्पू। अब किनारे पहुंचने से पहले कोई मुसीबत ना आए। कोई टापू सा दिखाई पड़ रहा है। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। अब मैं हमेशा के लिए बचता नजर आ रहा हूँ। तेरी लीला अपरंपार है भोले शंकर। तूने कभी मेरी लुटिया डुबोई है तो कभी डूबते हुए तिनके का सहारा दिया। इस बार तो तूने तिनकों का नहीं, पूरी जमीन का सहारा दिया। किनारे पर कूद कर याहू। बाकी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर सुंदरनगर में आ चुकी थी वो नौका भी। मेरे प्यारा बाकीलाल, अब बाकी की ये जूती ही मेरे पास निशानी बनकर रह गई है। सुंदरनगर समुद्र के किनारे बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर नगर था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुंदरनगर के निवासियों पर एक अजीब मुसीबत टूट पड़ी थी। जल्दी से शहर में कूड़ा फैला है, इसे साफ करो वरना महामारी फैलने का भय होगा। कई
बैलगाड़ियों से लादकर शहर से दूर फेंके जा रहे थे कूड़े। अभी वहाँ बहुत कूड़ा फैला हुआ था। मैं मुझे कूड़े के नाम से ही घिन आती है। लेकिन जितना साफ करे उतना ही कूड़ा उड़कर पहुंच जाता था। ठीक इसी तरह कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ों की तो आंधी चल रही है, ऑफ उड़ा कूड़ा। लेकिन आज सुंदरनगर के निवासियों ने देखा अति भयंकर दृश्य। ओह, ये तुम लोग हो जो मेरे फैलाए कूड़े को हटाकर शहर में गंदगी फैला रहे हो, कूड़े के स्वर्ग को तहस नहस कर रहे हो। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, कूड़े में दफन कर दूंगा। कूड़ा इस तरह पूरे पृथ्वी के कूड़ों को कूड़ा घर बनाएगा, जहाँ चारों ओर फैला होगा कूड़ा ही कूड़ा और उसकी भीनी खुशबू। यही है भाई ख्वाहिश मेरी, आह। और एक राक्षस जो कूड़े से बना हुआ था खड़ा हुआ और शहर में गंदगी फैलाने लगा। कूड़ा राक्षस क्या करता है? क्या वो पूरे नगर में कूड़ा फैला पाएगा या बाकी उसे रोक लेगा? दोस्तों, ये सब देखेंगे इस कॉमिक्स के अगले भाग में। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स का ये भाग यही समाप्त हुआ। दूसरा और आखिरी भाग जल्द ही अपलोड किया जाएगा, आप उसे भी देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।